Yes, children, I'm here with the second part of the chapter interview from Flamingo. और ये चैप्टर में आपके सेकंड पार्ट में यहाँ पर अम्बर्टो इको जो कि एक नॉवेलिस्ट रहे हैं, जो कि एक एसेइस्ट रहे हैं, जिन्होंने सेमियोटेक्स यानी साइन लैंग्वेज पर भी बहुत काम किया है, जिन्होंने बहुत नॉन फिक्शनल वर्क भी करा है। फाइन, उनका इंटरव्यू लेने के लिए एक इंटरव्यूअर जिनका नाम है मुकुंद पद्मानाभन वो आते हैं। फाइन, क्यों आते हैं? क्योंकि अम्बर्टो इको की एक नॉवल जिसका नाम है द नेम ऑफ द रोज़, वो रातों रात जो है उसकी उसकी 10 to 15 मिलियन कॉपीज़ जब सेल होती है मार्केट में, तो रातों रात ये अम्बर्टो इको एक सुपर स्टारडम बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है आपका सेकंड पार्ट इंटरव्यू का, यहाँ पर ये मुकुंद इनका इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं और कुछ क्वेश्चंस इनसे पुटअप करते हैं। राइट, तो पहला क्वेश्चन उनका ये है अम्बर्टो इको से कि आपके बारे में ये कहा जाता है, जैसे कि डेविड लॉज जो कि एक नॉवेलिस्ट है, उन्होंने आपके बारे में ये कहा है कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक इंसान के अंदर इतनी खूबियाँ हो सकती हैं कि वो एक नॉन फिक्शनल वर्क भी लिख सकता है, वो एक एसेज भी हो सकता है, वो नॉवल भी लिखता है, वो डिफरेंट आर्टिकल्स भी लिखता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है एक इंसान के अंदर इतनी सारी खूबियाँ होना? तो जिसके बदले में अम्बर्टो इको मुकुंद को आंसर देते हैं, जर्नलिस्ट को इंटरव्यू को आंसर देते हैं कि हो सकता है लोगों को लगता हो कि मैं मीन्स डिफरेंट चीज़ों पे मैं वर्क करता हूँ, पर मेरा ये मानना है कि मेरे भी जितना भी राइटिंग वर्क है उसमें जो मेन थीम होती है, बेसिक लाइन एक ही होती है, और वो ये है कि अगर आप मेरे किसी भी एकेडमिक वर्क को देखें, या आप मेरे कोई एसेस को देखें, या आप मेरे बच्चों के लिए जो कुछ भी लिखा है उसको अगर आप उनके पन्नों को पलट कर देखेंगे तो आप देखेंगे मेरी सारे ही वर्क्स एक थीम पर काम करते हैं कि मीन्स आई जस्ट वांट टू क्रिएट हार्मनी इन सोसाइटी। फाइन, तो मेरे जितने भी नॉवेल्स हैं या चिल्ड्रन के लिए मैंने जो कुछ भी लिखा है, एकेडमिक और फिक्शनल और नॉन फिक्शनल वर्क, उनकी जो बेसिक थीम है, जो बेसिक लाइन है, वो नॉन वायलेंस है। फाइन, और हार्मनी क्रिएट करना है। फाइन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अम्बर्टो इको इनसे कहते हैं कि अम्बर्टो इको इनको बताते हैं कि एक्चुअली मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि एक्चुअली मेरा थोड़ा फिलोसफिकल इंटरेस्ट था, तो मुझे लगा कि अपने फिलोसफिकल इंटरेस्ट को मैं कैसे पेश कर सकता हूँ अपने एकेडमिक वर्क के थ्रू एंड थ्रू माय नॉवेल्स। तो इसलिए मैं लिखता चला गया। कभी मैंने एकेडमिक वर्क लिखा, कभी मैंने एसेज लिखे, कभी मैं नॉवल पे आ गया। फाइन, और उसके बाद वो कहता है कि मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि एक सीक्रेट बताता हूँ। सीक्रेट ये है कि मान लीजिए आप डिड यू नो दैट व्हाट विल हैपन इफ़ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस फ्रॉम द यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेस है। अगर हम सारे एटम्स का एम्प्टी स्पेस हटा दें, फाइन, तो क्या होगा? यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट। मेरे फिस्ट के बराबर, मेरी मुट्ठी के बराबर, मीन्स एज बिग एज माई फिस्ट, इतना यूनिवर्स का साइज हो जाएगा। और सीक्रेट ये है कि मैं इन एम्प्टी स्पेसेस पर ही वर्क करता हूँ। फाइन, जिसके लिए यहाँ पर उन्होंने बोला है कि सिमिलरली वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन अवर लाइव्स, आई कॉल देम इंटरस्टाइसेस। वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए, इंटरस्टाइसेस। इंटरस्टाइसेस का मतलब है इंटरवल्स। ये इसमें बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरस्टाइसेस से क्या मतलब है, कई बार आया है ये। फाइन, 1 मार्क में हो सकता है, या ये लाइन आ सकती है जिसमें आप एक्सप्लेन करने को बोला जा सकता है। तो इंटरस्टाइसेस मीन्स इंटरवल्स। तो कहता है कि मैं इंटरवल्स पे काम करता हूँ। कैसे? इंटरव्यूअर को बोल रहा है कि मान लीजिए जैसे आपने मुझसे बोला कि मैं आपका इंटरव्यू लेने आ रहा हूँ। फाइन, तो मीन्स आप फर्स्ट फ्लोर पर थे और आपको मुझसे मिलने के लिए 3rd फ्लोर पर आना था, तो आपको एलिवेटर का यूज़ करना था। तो उसमें फर्स्ट फ्लोर से 3rd फ्लोर पर पहुंचने के बीच में कुछ स्पेस था, कुछ ड्यूरेशन था। फाइन, तो मुझे लगा कि यही इंटरस्टाइसेस है, यही इंटरवल्स है। और जब आप आ रहे थे तो उस ड्यूरेशन में
मुझे लगा कि क्यों ना मैं इस टाइम को यूटिलाइज कर दूं और इतने शॉर्ट पीरियड में मैंने एक आर्टिकल भी तैयार कर लिया। और उसके बाद ये अम्बर्टो इको हंसने लगते हैं, हाँ 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 लाइक दैट, फाइन। तो उनका ये मानना था कि मीन्स इतना एम्प्टी स्पेस है इस यूनिवर्स में, इतना खाली समय है, अगर हम उन सारे खाली समय को अगर हम यूटिलाइज कर लें तो वी कैन गेन सो मैनी थिंग्स इन अवर लाइफ्स, फाइन। तो मुकुंद कहते हैं भाई देखिए ये हर किसी के लिए तो पॉसिबल नहीं है, फाइन, आपकी तरह ऐसे लिख पाना या इन इंटरस्टेसिस को यूज़ करना, इन एम्प्टी स्पेसेस को यूज़ करना। उसके बाद मुकुंद उनसे ये इंटरव्यू उनसे क्वेश्चन करते हैं कि देखिए जनरली ये देखा गया है कि आपका स्टाइल एक जो एक नॉर्मल राइटर्स का होता है एकेडमिक वर्क को पेश करने का, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, फाइन। आपके उसमें थोड़ा सा एक पर्सनल क्वालिटी आती है, थोड़ा सा ह्यूमरस वे में आप लिखते हैं, थोड़ा सा एक पर्सनल टच उसको देते हैं, फाइन। और इट इज़ अ मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम अ रेगुलर एकेडमिक स्टाइल, थोड़ा सा मीन्स एक क्लियर डेविएशन दिखता है रेगुलर एकेडमिक स्टाइल से जो कि बाकी राइटर्स यूज़ करते हैं, फाइन, विच इज़ इनवेरेबली डीपर्सनलाइज्ड एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग। डीपर्सनलाइज से क्या मतलब है कि मीन्स यू या तो आप जितना भी आपका एकेडमिक वर्क है, फाइन, उसमें आपका पर्सनल टच है, पहले तो आप उसमें कोई कैरेक्टर नहीं दिखाते, फाइन, कोई पर्सन नहीं दिखाते, और अगर आप उस पर्सन को दिखाते भी हैं तो उस पर्सन की इतनी इम्पोर्टेंस उस एकेडमिक वर्क में जो भी आपने लिखा है उसमें इतनी इम्पोर्टेंट रोल उसका होता नहीं है। तो कभी कभी इससे क्या होता है कि आपका जो वर्क है कभी थोड़ा ड्राई और मीन्स बड़ा बोरिंग सा हो जाता है, बड़ा मोनोटोनस सा हो जाता है, फाइन। तो आपका ये स्टाइल है तो ये नेचुरल स्टाइल है या आपने कहीं से अडॉप्ट किया है? तब आप ये अम्बर्टो इको इनको आंसर देते हैं इंटरव्यूअर को, उससे कहते हैं कि देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब मैं अपना रिसर्च वर्क कर रहा था और उससे पहले मुझे अपना डेजर्टेशन वर्क अपने प्रोफेसर को पेश करना था। डेजर्टेशन वर्क में क्या होता है कि जब आप रिसर्च वर्क करते हैं, किसी कोई स्कॉलर अगर कोई किसी चीज़ में पीएचडी करता है, रिसर्च वर्क करता है, तो उससे पहले उसको एक डेजर्टेशन वर्क अपना पेश करना होता है। उस डेजर्टेशन वर्क में जो रिसर्चर है वो ये बताता है कि वो कैसे उस रिसर्च वर्क को पूरा करेगा, क्या मीन्स पूरा एक्शन प्लान उसमें वो लिखता है, फाइन। तो अम्बर्टो इको बताते हैं कि जब मैं इटली में मैंने अपना मैं रिसर्च वर्क से पहले मुझे डेजर्टेशन वर्क अपना प्रेजेंट करना था अपने प्रोफेसर को, तो मैंने क्या किया कि इंस्टेड ऑफ एक्शन प्लान मैंने क्या किया कि डेजर्टेशन वर्क करने के लिए मुझे जो भी प्रॉब्लम्स आई तो वो सारे एरर्स और वो सारी चीज़ें मैंने उस पर इंक्लूड करी, फाइन। अदरवाइज जनरली क्या करते हैं जो स्कॉलर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर टॉपिक लेते हैं, उस पर वो बहुत सारा मटेरियल कलेक्ट करते हैं, उसको रीड करते हैं और उसको समझते हैं, कुछ एज्यूम करते हैं और फिर जो उनको गलत लगता है उसको रिमूव कर देते हैं, और इस तरीके से अपना वो डेजर्टेशन वर्क कंप्लीट करने के बाद वो अपने प्रोफेसर को सबमिट करते हैं, और उसके बाद जब प्रोफेसर उसको मींस अप्रूव करते हैं तो उसके बाद अपना रिसर्च वर्क को स्टार्ट करते हैं, फाइन। लेकिन मैंने ऐसा ना करके जो भी मुझे प्रॉब्लम्स उस डेजर्टेशन वर्क को करने में आई, फाइन, वो ट्रायल और एरर मेथड जो भी मैंने यूज़ करे वो सारी चीज़ों को मैंने नरेट करके अपने डेजर्टेशन वर्क पे लिखा, और मैंने अपने जब प्रोफेसर को दिया तो प्रोफेसर ने उस पूरे डेजर्टेशन वर्क को उन्होंने एक बुकलेट के फॉर्म में उन्होंने उसको पब्लिश कर दिया, फाइन। सो इट वाज अ बिग प्रूफ दैट ही अप्रिशिएटेड माय वर्क, और तभी से मुझे लगा कि शायद ये नैरेटिव फॉर्म में जो मैंने लिखा है अपनी बातों को नरेट करते हुए कि मैंने ऐसा किया फिर वैसा किया, तो शायद ये स्टाइल एक बहुत बढ़िया स्टाइल है, और उसी दिन से मैंने ये स्टाइल एडॉप्ट कर लिया। और इसीलिए मैंने जितना भी वर्क करा है मेरा सारा ही वर्क में आपको एक नैरेटिव स्टाइल दिखेगा, फाइन। और इसके लिए बेस्ट मीडियम जो है फिर मींस एट द एज ऑफ 50, जब मैं 50 की एज में पहुंचा तो मैंने नॉवल लिखना भी शुरू करा, फाइन, क्योंकि मुझे लगा कि नॉवल के थ्रू मैं एक बहुत ही नैरेटिव फॉर्म में अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कर सकता हूँ, फाइन। तो उसके बाद अम्बर्टो इको बताते हैं कि मेरे एक फ्रेंड थे जिनका नाम था रोलैंड बार्ट्स, फाइन। तो वो एक एसेइस्ट थे और उनका हमेशा से मानना था कि मैंने अभी तक कुछ ऐसा क्रिएटिव वर्क नहीं करा है,
और मैं एक नॉवलिस्ट बनना चाहता हूँ, फाइन। लेकिन इससे पहले कि वो कोई एक नॉवल लिखते तो उससे पहले उनकी डेथ हो गई, फाइन। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, अम्बर्टो इको कहते हैं इंटरव्यूअर को, जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरी लाइफ में ऐसा इस तरीके का तो कोई फ्रस्ट्रेशन तो था नहीं, बिकॉज मैं पहले ही एसेज लिख रहा था, मैं कई एकेडमिक और कई नॉन फिक्शनल वर्क में ऑलरेडी लिख रहा था, फाइन। तो लेकिन फिर भी मीन्स मैं एक नॉवलिस्ट बन गया बाय एक्सीडेंट, क्योंकि एक दिन जब मेरे पास लिखने को कुछ नहीं था तो मुझे लगा कि मैं कुछ लिखता हूँ, फाइन। और मुझे लगा कि क्यों ना मैं एक नॉवल लिखूं, और इस तरीके से बिकॉज नॉवल प्रोबेबली सेटिस्फाइड माई टेस्ट फॉर नरेशन, क्योंकि आप अपने आइडियाज़ को एक नैरेटिव फॉर्म में लिख सकते हो आराम से, और मुझे लगा कि शायद मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। इस तरह से मैं एक्सीडेंटली एक नॉवलिस्ट बन गया, फाइन। अब मुकुंद इनसे कहते हैं कि देखिए आपने इससे पहले भी अगर मैं कहूँ कि आपने नॉवल लिखे तो आपने इससे पहले भी द नेम ऑफ द रोज़ ने आपको रातों रात एक सुपर स्टारडम बना दिया, रातों रात आपको बहुत ही पॉपुलैरिटी दे दी, फाइन। जबकि इससे पहले भी आपने कई एकेडमिक वर्क्स करे हैं, आपने कई एसेज लिखे हैं, टोटल मिला के लगभग शायद 20 होंगे। तो ये अम्बर्टो इको कहते हैं नहीं, करीब 40 से ऊपर मैंने ये सारे चीज़ें मैंने लिखी है, नॉन फिक्शनल वर्क, एकेडमिक वर्क, एसेज, आर्टिकल्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स, फाइन। और यहाँ तक कि मैंने द नेम ऑफ द रोज से पहले मैंने 4 नॉवेल्स भी लिखे हैं, फाइन। तो मुकुंद इनसे कहते हैं कि लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि 4 नॉवल लिखे और इतना कुछ आपने किया, फाइन। और जब मैं किसी के पास अगर जाता हूँ, फाइन, तो कि क्या आप अम्बर्टो इको को आप जानते हैं, तो वो कहते हैं कि ओ दैट मीन्स ही इज़ द नॉवलिस्ट, सो डज दैट बॉदर यू। मीन्स आपने इतना काम, आपने सेमियोटिक्स पे आपने काम करा है, साइन लैंग्वेज पे आपने काम करा है, आपने एकेडमिक वर्क किया है, कई आपने 4 नॉवेल्स लिखे हैं, आपने कई एसेज लिखे हैं, लेकिन जब लोगों के पास जाओ कि क्या आप अम्बर्टो इको के बारे में आप क्या जानते हैं, तो कहते ओ द नॉवलिस्ट। मीन्स लोग, आपका कहने का मतलब यह है कि लोग आपका सारा पुराना वर्क जो आपने इससे पहले अम्बर्टो द नेम ऑफ द रोज से पहले आपने जो कुछ भी लिखा था, लोग उसको भूल चुके हैं, और नाउ दे कंसिडर यू एज सिंपली अ नॉवलिस्ट। तो क्या कभी कभी आपको थोड़ा सा ये चीज़ थोड़ा सा वरीड नहीं करती कि क्यों लोग मेरे को सिर्फ एक नॉवलिस्ट मान रहे हैं, और क्यों मेरे इस वर्क को सारा भुला दिया गया है। तो अम्बर्टो इको कहते हैं कि हाँ, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा मानना है कि मैं अपने आप को सिंपली एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर मानता हूँ, फाइन। और क्योंकि मेरा टेस्ट था इसमें, फाइन, और मींस एकेडमिक, और इसलिए क्या करता हूँ कि मैंने कई डिबेट्स एंड डिस्कशंस और कई कॉन्फ्रेंसेस में, एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करता हूँ, लेकिन मैंने कभी भी कोई ये जो पेन क्लब्स होते हैं राइटर्स के, इसको मैंने कभी भी ऐसी कम्युनिटी को मैंने ज्वाइन नहीं करा, फाइन। क्योंकि मेरा टेस्ट डिफरेंट है। मेरा टेस्ट किस चीज़ के लिए है? मेरा टेस्ट है, मैं अपने आप को एक प्रोफेसर मानता हूँ यूनिवर्सिटी का, फाइन। और दूसरी बात यह है कि हाँ ठीक है, बट ओके, if they have read only the novels, I know that by writing novels I reach a large number audience. I cannot expect to have 1 million readers with the stuff on semiotics, फाइन। तो कहते हैं हाँ कि ठीक है, अगर लोग मुझे नॉवलिस्ट मानते हैं तो ठीक है भाई, मैं सेमेटिक्स पे काम करके मैं 1 मिलियन लोगों को तो मैं रीच नहीं कर सकता, क्योंकि सेमेटिक्स को पढ़ने वाले, उसको समझने वाले, फाइन, जिसके लिए बहुत हाई लेवल का इंटेलिजेंस चाहिए, तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो सेमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फाइन। और बहुत आसान है कि अगर आप एक नॉवलिस्ट बन जाते हैं तो आप 1 मिलियन लोगों को आप रीच कर सकते हैं, बट नॉट जस्ट बाय राइटिंग और वर्किंग ऑन सेमियोटिक्स, फाइन। अब फिर मुकुंद इनसे इंटरव्यू इनसे क्वेश्चन कहते हैं कि मेरा एक क्वेश्चन है कि आप मुझे ये बताइए कि आपका जो ये नॉवल है द नेम ऑफ द रोज, ये बहुत ही एक सीरियस नॉवल है, फाइन। ये एक डिटेक्टिव यान है, यानी एक डिटेक्टिव स्टोरी है एक तरफ से, दूसरी तरफ से ये एक मेटाफिजिक्स को डील करता है। मींस मेटाफिजिक्स क्या होती है? बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, उसके बारे में भी ये बात करता है। इसने मेडिवल हिस्ट्री के बारे में आपका नॉवल बहुत कुछ बताता है। और दूसरी बात, ये थियोलॉजी यानी साइंस ऑफ रिलीजन के बारे में भी आपने इस नॉवल के अंदर ये चीज़ें लिखी हैं। 4 चीज़ों के बारे में आपका ये नॉवल बताता है। बहुत ही सीरियस नॉवल है
और ये थियोलॉजी के बारे में, ये मेटाफिजिक्स के बारे में, ये मेडिवल हिस्ट्री के बारे में, और अपने आप में एक डिटेक्टिव स्टोरी है। फाइन। और फिर भी येट इट एंजॉयड अ ह्यूज मास ऑडियंस। वर यू पजल्ड एट ऑल बाय दिस? और तब भी बावजूद इसके ये करीब 10 से 15 मिलियन लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। फाइन। तो कभी कभी क्या आपको ये पजल करता है कि 10 से 15 लोग, जिसमें कि मैंने इतनी चीज़ें डाली हुई हैं, लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं, और जबकि मैंने पहले बहुत कुछ काम करा और उसको लोग एंजॉय नहीं कर रहे हैं। फाइन। तो अम्बर्टो इको उनको आंसर देते हैं कि देखिए भाई, ये मेरे को पजल नहीं करेगा, ये पब्लिशर और जर्नलिस्ट को थोड़ा पजल करता है, क्योंकि जर्नलिस्ट का और जो पब्लिशर्स है उनका ये मानना है कि पब्लिक लाइक ट्रैश, उनको रबिश, कूड़ा करकट उनको ज़्यादा पसंद आता है बजाय कोई सीरियस टॉपिक के। फिर अपनी वो बात कहते हैं कि एक बार की मैं आपको बात बताता हूँ कि द नेम ऑफ द रोज की करीब 10 से 15 मिलियन कॉपीज़ इसकी सेल आउट हुई। फाइन। और हालांकि ये मेरा फिर भी ये मानना है, जिस वक्त ये चैप्टर लिखा गया उस वक्त की बात बता रहा है कि अगर हम पूरे यूनिवर्स की, अगर हम पॉपुलेशन को देखें, फाइन, तो करीब 6 बिलियन पीपल इस प्लैनेट अर्थ पे रहते हैं। तो उसके बावजूद भी अगर हम कंपेयर करें इसको पूरी यूनिवर्स की पॉपुलेशन से, तो 10 से 15 मिलियन ही तो कॉपी मेरी सेल आउट हुई मार्केट में। तो एक मीन्स अभी भी लेस नंबर ऑफ पीपल वर इंटरेस्टेड इन रीडिंग माई बुक, इन रीडिंग माई दिस नॉवल, फाइन, विच हैड मेड मी अ स्टारडम, फाइन, इन वन नाइट। फाइन। तो वो कह रहे हैं कि असल में क्या होता क्या है कि अगर आप मेरी भी बात करें कि तो मैं रात के 9 बजे भी क्या होता है कि मैं 2 सीरियल देखता हूँ डिनर के टाइम पे, और वो सीरियल के नाम वो बोलता है कि एक का नाम है मियामी वाइस और दूसरे का नाम है इमरजेंसी रूम। फाइन। मुझे बड़ा मज़ा आता है उसे देखने में, बट नॉट ऑल डे, पूरे दिन भर मैं नहीं देखता हूँ। तो यानी कहने का मतलब ये है कि लोगों को कुछ ही नंबर, मतलब आप जो कुछ रबिश आप पेश कर रहे हैं तो हो सकता है उसके लिए आपको बहुत से रीडर्स मिल जाएं। फाइन। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल मास होगा वो कम होगा। फाइन। और वो हर समय भी हर जना ऐसा ही तरीके का चीज़ों को नहीं चाहता है। तो कभी कभी मीन्स बहुत ज़रूरी भी पड़ जाता है कि आप एक मेन स्ट्रीम लाइन से हटकर आप एक डिफरेंट लाइन पे भी आप लिखें। फाइन। तो मुकुंद उनसे कहते हैं कि आप मुझे, अच्छा लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि क्या आप मुझे एक रीज़न बता सकते हैं कि आपने इससे पहले भी 4 नॉवल लिखे, इतना कुछ आपने सेमेटिक्स पे, अदर चीज़ों पे आपने काम करा है, लेकिन आपकी ये क्या खासियत है आपकी इस बुक में कि रातों रात इसने आपको एक सुपर स्टारडम बना दिया, और आपकी ये बुक द नेम ऑफ द रोज, इट हैज़ गॉट अ ह्यूज सक्सेस। फाइन। तो अम्बर्टो इको इनको बोलते हैं कि एक्चुअली मैं आपको एक एपिसोड बताता हूँ कि एक अमेरिकन पब्लिशर के पास जब मैं अपनी ये बुक लेके गया, नॉवल लेके गया द नेम ऑफ द रोज, तो उस अमेरिकन पब्लिशर ने, शी रेड माई बुक और उसने अप्रिशिएट भी करा। लेकिन उसने मुझसे ये कहा कि देखिए आपने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन मैं 3000 से ऊपर तो इसकी बुक्स मीन्स इसकी कॉपीज़ नहीं बिकेंगी, तो मैं आपको 3000 कॉपीज़ का मैं आपको एडवांस देती हूँ। फाइन। और लेकिन जब ये बुक पब्लिश हुई तो अकेले यूएस में इसकी कितनी करीब इसकी 2 और 3 मिलियन कॉपीज़ इसकी अकेले यूएस में सेल आउट हुई। फाइन। और ये बुक क्यों अपने आप में सक्सेसफुल थी, इतनी ह्यूज सक्सेस इसको क्यों मिली, इसका आंसर तो मेरे पास भी नहीं है। फाइन। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले लोगों ने मेडिवल हिस्ट्री के बारे में नहीं लिखा हो, मुझसे पहले भी कई राइटर्स ने लिखा होगा। फाइन। और मीन्स हो सकता है उनका ये मानना था, वो अम्बर्टो इको उनको आंसर दे रहे हैं इंटरव्यूअर को, कि किसी को भी नहीं पता था, नोबडी कैन प्रेडिक्ट इट। तो मुझे ये लगता है कि शायद अगर मैंने द नेम ऑफ द रोज 10 साल पहले लिखी होती या 10 साल बाद लिखी होती तो शायद ये इतनी हिट नॉवल नहीं होती, इतनी शायद इट हैज़ नॉट गॉट दैट ह्यूज सक्सेस। फाइन। और इन द सेम मैनर वाइट वर्क एट दैट टाइम इज़ अ मिस्ट्री। ये अपने आप में उस वक्त में ये क्यों इतनी हिट हो गई, ये अपने आप में एक रहस्य है, ये अपने आप में एक बिग मिस्ट्री है। फाइन। तो यानी ये मानना है कि कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज़ ऑडियंस को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही क्लिक करती है,
फाइन, हो सकता है कई ऐसे राइटर्स रहे होंगे जिन्होंने बहुत अच्छा कुछ लिखा होगा, उन्होंने भी मेडिवल हिस्ट्री के बारे में लिखा होगा, लेकिन कौन सा आपकी बात कब ऑडियंस को क्लिक कर जाए, रीडर्स को क्लिक कर जाए, दैट डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर टाइम। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि गुरुदत्त की मूवीज़ हुआ करती थी। जब गुरुदत्त जिंदा थे उन्होंने बहुत हिट मूवीज़ बनाई, लेकिन जब तक वो जिंदा थे उनकी मूवीज़ कभी भी हिट नहीं हुई, और उनके मरने के करीब 40-50 साल बाद उनकी मूवीज़ को समझा गया, और उसके बाद वो मूवीज़ कागज़ के फूल और बहुत सी ऐसी मूवीज़ हैं, वो सुपर डुपर हिट वो मूवीज़ गई। तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइम ड्यूरेशन में आप अपने आइडिया को, पब्लिक को, ऑडियंस को आप प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यही आंसर वो इस इंटरव्यूअर को देते हैं कि क्यों उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो हिट हुई। दैट इज़ अ बिग मिस्ट्री इन इटसेल्फ। पर हो सकता है मैं 10 साल बाद या 10 साल पहले करता तो शायद इट हैज़ नॉट गॉट दैट मच ऑफ सक्सेस विच इट हैज़ रिसीव्ड। फाइन, सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू चिल्ड्रेन।